दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में आप पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के टॉप सेलेक्टेड 40 प्रश्न। सीटेट की तैयारी कर रहे हो, एमपी टेट की, रीट की, यूपी टेट की या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं, यानी अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज आपका हिंदी है, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। सीटेट के, एमपीटेट के अगर आपको बैच कोर्सेज ज्वाइन करने हैं या नोट्स प्राप्त करना है तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्स अनअकैडमी की तरफ से आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। पहला प्रश्न आपके सामने, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत, बाल विकास, इनकी ट्रिक वाली वीडियो बनी है। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न आज का आपके सामने, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो या फिर जिसके शब्दों, वाक्यों, घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। बात की जा रही कक्षा 1 और 2, स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर की ही बात है। छोटी कहानी होगी, कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे पात्र, ये कोई जरूरी नहीं है। 2 ही पात्र हो, ये वैसे भी यहाँ पे ही शब्द लगा है तो ये अपने आप में नेगेटिव होगा, ये भी गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन बचता है ए और डी। इन दोनों में बेस्ट क्या है? जो बहुत छोटी हो या फिर जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। ठीक है, ऐसी कहानी अगर बंदर और तराजू वाली अगर कहानी है तो अगर चित्र से उसको प्रदर्शित किया जाएगा तो कक्षा 1 और 2 के बच्चे अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। देखा होगा आपने, बच्चे जो है टीवी सीरियल में कार्टून देखना पसंद करते हैं, चित्र वाला। ठीक है, कार्टून क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि ऐसी घटना का वर्णन चित्रात्मक तरीके से किया जाए। जैसे किताबों में भी अगर आप देखते होंगे, बच्चों को पढ़ाए हैं कभी ट्यूशन या क्लास में, तो आपने देखा होगा, बुक्स तो देखी होंगी, ए फॉर एप्पल भी पढ़ाया जाता है तो एप्पल बना होता है। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं इंग्लिश की किताब हो, कोई भी किताब हो, अगर चित्र बना करके बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो ज़्यादा प्रभावशाली तरीका होता है। वीडियो शुरू करने से पहले, यानी वीडियो तो शुरू हो ही चुका है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। वीडियो के बीच में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आता है यूट्यूब की तरफ से तो इसको स्किप मत कीजिएगा। ये एक सहयोग है आपकी तरफ से, हमें कोई चार्ज नहीं वीडियो का है। वीडियो की क्वालिटी देख लीजिए, अगर आप उसको स्किप नहीं करेंगे तो कुछ हमें हेल्प हो जाएगी इनडायरेक्टली। तो प्लीज़ एडवर्टाइजमेंट को देख लीजिए, स्किप मत करिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने, दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? कैसी नहीं होनी चाहिए? जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, सही बात है। सुंदर आकर्षक हो, सही बात है। बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली हो, सही बात है। अर्थात बालकों को विचलित ना करे, ऐसी सामग्री ना हो कि बच्चा देखते ही विचलित हो जाए। विचलित का मतलब समझ रहे हैं, बच्चा तनाव में आ जाए, बच्चा परेशान हो जाए, तो ऐसी श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? हम बच्चों को बाल साहित्य क्यों उपलब्ध कराते हैं? बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, श्रवण कौशल का विकास या फिर लेखकों से परिचय। बाल साहित्य क्यों उपलब्ध कराते हैं? भाई बच्चा प्राथमिक स्तर की दृष्टि से अगर हम इसका उत्तर करेंगे तो क्या हम लेखकों से परिचय कराने के लिए? लेखकों का परिचय तो हम नहीं कराते बाल साहित्य के अंतर्गत, लास्ट में छोटा सा दिया होता है लेखक का परिचय। हम इसलिए कराते हैं क्या श्रवण कौशल का विकास? तो भैया सुनेगा कहाँ बच्चा बाल साहित्य में, तो पढ़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास हो सकता था ये ऑप्शन, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है बाल साहित्य इंक्लूड करने का, कि बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर मिले। विविधतापूर्ण,
और विविधतापूर्ण जो शब्द है, जो अवसर देना शब्द है, ये अपने आप में पॉजिटिव कीवर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे ये कीवर्ड क्या होता है। हिंदी पेडागोजी ट्रिक बाई वनडे एग्जाम स्टडी यूट्यूब में लिखिएगा, पॉजिटिव निगेटिव कीवर्ड आपको मिल जाएंगे हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत। नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर आई बटन में शो कर रहा होगा, उसको टच करिए और देखिए, तो आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन। चौथा प्रश्न देखिएगा, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। आप पाठ्यपुस्तक बना रहे हैं प्राथमिक स्तर की, किस पे ध्यान देंगे। प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक। तो हमने आपको कीवर्ड में ये भी बताया कि बच्चों को हम उपदेश नहीं देते हैं, ज्ञान को सूचना नहीं बनाते हैं, ठीक है, बल्कि प्रत्यक्ष रूप में वास्तविक जीवन से जोड़ करके हम ज्ञान बच्चे को प्रदान करते हैं। और टीचर का काम क्या होता है, सुगम करता, सुविधादाता, यानी चीज़ों को सरल तरीके से प्रेजेंट करे। तो यहाँ पे कहानियाँ अधिक से अधिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं, हालांकि बच्चे कहानी से बेहतर ढंग से सीखते हैं। कहानी हो गया, रचना हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम मिला लें तो एक ही बात में अगर हम कह दें कि वैविध्यपूर्ण रूप, वैविध्यपूर्ण रूप में आपका कहानी, रचना, नाटक सब कुछ आ जाएगा, उपदेशात्मक पाठ भी इसी में शामिल हो जाएगा। तो बेहतर ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ये विशेष ध्यान रखेंगे कि हर चीज़ को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया जाए। पांचवा प्रश्न आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित क्या है। पाठ्यपुस्तक में दी गई सभी कहानी, कविताओं को कंठस्थ कराना, मतलब याद कराना, और कंठस्थ अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव, नकारात्मक शब्द है, इसका उत्तर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन सकारात्मक है तो, अगर कंठस्थ लगा है, रटना लगा है, तो उसका उत्तर नहीं होगा। अगर प्रोत्साहित दिया है ऑप्शन में, अवसर दिया है, विविध दिया है, तो वो उसका सही उत्तर होगा। और ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। भाषा शिक्षक, आप भाषा शिक्षक मान लिया, आप हिंदी के टीचर हैं, तो आपका ये उत्तरदायित्व है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए अवसर दें आप, साथ ही साथ प्रोत्साहित करें। निरंतर परीक्षाएं लेने से बच्चे भाषा का प्रयोग नहीं सीख जाएंगे, ना ही मानक भाषा का प्रयोग। आप कुछ सूत्र याद करा दें, भाषा से संबंधित सिद्धांत याद करा दें, तो क्या भाषा बच्चे सीख जाएंगे? नहीं, कंठस्थ कराने से भी नहीं। हम क्या करेंगे, प्रयोग के अवसर देंगे। हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं प्रयोग के अवसर देना, लेकिन ये लिखा है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें। हम प्रोत्साहित करना मतलब अवसर ही देना। 5 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, रेटिंग आपको जरूर करना है। नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करिए, लेकिन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। डिसलाइक करते हैं तो रीज़न जरूर मेंशन कीजिएगा, क्या कमी है इस वीडियो में। बाकी जलने वाले तो जला करते हैं, डिसलाइक करते हैं कुछ चैनल वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्वेश्चन नंबर 6, वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय के लिए। वैसे तो सबके लिए जरूरी है भाई, वार्षिक हम पूरा एक प्लान बना करके चलें, उसी हिसाब से हम क्लास में पढ़ाएं बच्चों को। सबसे जरूरी है यहाँ पे किसके लिए, शिक्षक के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हर्बर्ट की पाठ योजना में कौन सा क्रम नहीं है। हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली दी थी, उसके अंतर्गत जो यहाँ पे क्रम दिया है, स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था होता है, लेकिन अनुशासन ये नहीं होगा। तो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। 8वां प्रश्न देखिएगा, रायबर्न किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना चाहते हैं। यानी रायबर्न के अनुसार व्याकरण की जो शिक्षा है वो किस क्लास से, कक्षा 5 से, 6 से, 9 से या 10 से। तो रायबर्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार इनका ये मानना था कि व्याकरण की शिक्षा जो है 6ठी कक्षा से प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए। सूत्र व्याकरण के नियमित ज्ञान, शुद्ध व्याकरण, या फिर व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान। तो सूत्र याद कराने से क्या होगा, हमें क्या करना है, व्याकरण का ज्ञान देना है बच्चों को। सूत्र पे हम ज़्यादा बल नहीं देते हैं। नियमित ज्ञान ठीक था, शुद्ध व्याकरण भी ठीक था, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, हम व्याकरण इसलिए सिखाते हैं कि बच्चे उसका व्यावहारिक प्रयोग भी कर पाएँ।
अर्थात हम बच्चों को व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान देंगे। पेडागॉजी के क्वेश्चंस में आपको कई बार दुविधा आएगी कि कई बार आपको 2 ऑप्शन सही लगेंगे, कई बार आपको 4 ऑप्शन सही लगेंगे। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पे एनसीएफ 2005 फॉलो करना है कि उसके सिद्धांत, उसके उद्देश्य क्या हैं, क्या क्या सिफारिशें की गई हैं। शिक्षा नीति आपको फॉलो करनी है। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार जो कानून है 2009 आरटी 2009 उसको फॉलो करना है। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चे को जो व्याकरण का ज्ञान दिया जाए वो व्यावहारिक ज्ञान दिया जाए। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग आप सभी को, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इस क्लास को, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा किसको महत्व देंगे? फिर से नियम वाली बात आ गई, तो हम नियम को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। काव्य सौंदर्य ठीक था, निबंध भी ठीक था, लेकिन सबसे बेहतर क्या है यहाँ पे आपको देखना है कि बच्चे जो हैं जो चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, उसका प्रयोग वो कर पा रहे हैं कि नहीं, सीखने की क्षमता उनकी कितनी अपडेटेड है। तो हम किसका आकलन करेंगे कि सीखने की क्षमता जो है उनकी किस लेवल की है, उसका आकलन हम करेंगे मूल्यांकन करते समय, इसका विशेष महत्व देंगे। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नाटक शिक्षण में अगर आप सतत और लगातार व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, क्या लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, पढ़े गए नाटक का मंचन, या फिर पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने पूछा जा रहा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आपके सिलेबस में है 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहाँ पे सही जवाब मिलेगा। कहा जा रहा है आप इसका मूल्यांकन करें। नाटक शिक्षण, अब नाटक जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप उसका मंचन नहीं देखेंगे, मंचन देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा ये आपका प्रभावशाली मूल्यांकन हो जाएगा। लिखित परीक्षा के द्वारा भाई बच्चा कुछ भी याद करके लिख देगा, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन देखते हैं कि नाटक किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है पर्दे पर, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आंसर मिलेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे परीक्षा की बात कही जा रही है, यहाँ पे लिखने की, यहाँ की लिखने की। तो नाटक में हम कैसे टेस्ट करेंगे? प्रैक्टिकली देख करके प्रत्यक्ष रूप में सबसे बेहतर तरीका होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है मूल्यांकन के लिए, तो जो भी नाटक शिक्षण है उसका हम क्या करेंगे? मंचन, बच्चे जो स्टेज पे मंचन कर रहे होंगे उसका मूल्यांकन करेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। पढ़ने का प्रारंभ कैसे होना चाहिए? वर्णमाला से, कहानियों से, कविताओं से, अर्थपूर्ण सामग्री से। सीटेट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने सही जवाब मिलेगा अर्थपूर्ण सामग्री से। कई बुक्स में हो सकता है आपको इसका आंसर ए मिले, लेकिन जो शुद्ध आंसर है वो है आपका अर्थपूर्ण सामग्री, मतलब ऐसी सामग्री जिसका कोई अर्थ निकले, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। किस विधा से शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? संवादात्मक कहानी, मौन मतलब समझ ही रहे होंगे आप, कविता, एकांकी या फिर निबंध। क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे निबंध, ठीक है। मौन आप मन में पढ़ते हैं। मान ली निबंध में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर, इससे प्रदूषण की समस्या हो गई, जनसंख्या वृद्धि हो गई, ठीक है, कुछ बीमारी हो गई या पत्रकारिता हो गई, तो इस एक निश्चित टॉपिक होता है, आप मन ही मन उस पर चिंतन और मनन करते हैं, तो इसको आप विशेष महत्व देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 भाषा अर्जित कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्यपुस्तक का या फिर समाज का? भाषा अर्जित कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? माफ़ी चाहेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। 15वां प्रश्न आपके सामने, सह शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यही कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। पहला ऑप्शन है बालक का बौद्धिक विकास करना, मानसिक विकास, सर्वांगीण, शारीरिक। तो अगर हम लगा दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सर्वांगीण में आपका बौद्धिक, मानसिक और विकास, शारीरिक तीनों ही आ जाएंगे, तो बेहतर ऑप्शन है यहाँ पे सी। ऐसे ही आपको बेहतर ऑप्शन चुनना है कि जिसमें ऐसा तो नहीं कोई ऑप्शन दिया जिसमें तीनों को एक में संकलित कर लिया गया हो, इसी तरीके से आपको पहचानना है उत्तर। कक्षा कार्य की उपयोगिता क्या है? बालकों के व्यस्त रहने के कारण अनुशासन बना रहता है अगर आप कक्षा में कार्य देते हैं, सीखा हुआ ज्ञान पक्का हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सही बात है भाई, अनुशासन बना रहेगा, बच्चा अपना अपना वर्क करेंगे, सीखा हुआ ज्ञान भी पक्का होगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कार्य कक्षा में कराया जाता है उससे।
ठीक है। प्रयोगशाला विधि को और किस नाम से जानते हैं? सूत्र विधि, संस्कृत विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि। क्वेश्चन नंबर 17। तो प्रयोगशाला विधि को हम आगमन विधि के नाम से भी जानते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, सभी। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत मोटिवेशन के द्वारा भी हम बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है, बच्चे को सक्रिय रख करके यानी क्रिया के द्वारा भी, और जीवन से जोड़ करके। तो आंसर यहाँ पे आपको मिल गया, बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, बहुत बढ़िया, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं एक बार शेयर करेंगे अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ कहीं भी जुड़े हैं, जो भी आपके मित्र सीटेट की या एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट है उनका, उन तक इस वीडियो को आप पहुँचाइए। क्वेश्चन नंबर 19, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अंताक्षरी जो आप खेलते होंगे, प्रश्नों के तयशुदा मतलब फिक्स उत्तर देना, अनुभव बांटना व बातचीत, या फिर किताब पढ़ना। मौखिक भाषा का आप आकलन कर रहे हैं बच्चे को, कि बच्चा अपनी भाषा का, जो भी भाषा का उसको ज्ञान है, उसका वो प्रेजेंटेशन सही तरीके से कर पा रहा नहीं कर पा रहा, तो आप अंताक्षरी खिलाएंगे, अनुभव बांटना या बातचीत करेंगे, या फिर किताब पढ़वाएंगे। सबसे बेहतर क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 19, तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होगा कि उससे हम कहेंगे कि अपने अनुभवों को साझा करें और बातचीत करें। वहीं पे हम क्या करेंगे, मौखिक भाषा का आकलन कर लेंगे। अंताक्षरी भी गलत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा सही है यहाँ पे, अनुभव बांटना। इसमें बच्चा अपने विचारों को बांटेगा, अपने अनुभवों को साझा करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, और ऊपर आई बटन में आप चेक कीजिएगा, आई बटन में आपको कुछ वीडियोस के लिंक दिख रहे होंगे सीटेट और एमपीटेट के लिए, तो उसको भी आप देख सकते हैं। परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक है। बातचीत कहा जा रहा है, जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। समय की बर्बादी है, गलत हो गया। अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती, गलत हो गया। तो परस्पर बातचीत के संबंध में बेहतर ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सुनने और बोलने के कौशल का विकास करती है, अर्थात विकास में सहायक है। भाई हम बातचीत करते हैं तो सुनते भी और बोलते भी, अर्थात इन दोनों ही कौशलों का विकास होता है बातचीत के द्वारा। पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी, या फिर द्रुत गति को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 21, जब आप पढ़ रहे हो तो उच्चारण सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अर्थ आप ग्रहण करते हुए चले, या फिर लिपि चिन्हों? वैसे तो भाई सब कुछ जरूरी है, ये जो चारों ऑप्शन है वो जरूरी। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उच्चारण आपका शुद्ध हो। भाई अगर उच्चारण ही शुद्ध नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको आप बोलेंगे और मीनिंग कुछ और निकलेगा। तो उच्चारण सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो भी चीज़ आप बोल रहे हो उसका, देखिए कोई बच्चा अगर तोतला होता है, ठीक है, जन्मजात या कुछ विकार होता है, सही से बोल नहीं पाता है, तो फिर उसकी बात हम नहीं समझ पाते। अर्थात पढ़ना कौशल में जरूरी क्या है? उच्चारण की शुद्धता हो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोले जाने वाली भाषा पर, या फिर कक्षा में? तो बात जब आती वाइगोत्स्की की, आपको तुरंत ऑप्शन पकड़ लेना है समाज वाला। समाज वाला ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो 22 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, पढ़ने की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब आपको छोटे छोटे क्वेश्चन हम अभी करा रहे हैं, इसके बाद 2011 से 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सीटेट में वो सब हम आपको कराएंगे, तब आपकी और बेहतर तैयारी होगी। वेट करिए, वीडियोस आते रहेंगे, डेली आपको 2 वीडियोस मिल रहे हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई, उसको भी आप चेक करते रहें और प्रीवियस वीडियो को भी देखते रहें। जो लोग संस्कृत के लिए परेशान हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में 100+ वीडियो है, सिलेबस नहीं बदला है, वही वीडियो आपके लिए हेल्प करेंगे। देखिए आप 30 में 25+ की गारंटी, अगर आप सारे वीडियोस और ट्रिक वाले वीडियोस को फॉलो कर लेते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न संख्या 23, गारंटी क्या? उम्मीद है, क्योंकि लोगों ने किया है इसलिए। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पढ़ी गई पाठ्यपुस्तक का हम अर्थ भी ग्रहण कर पा रहे हो। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न कैसे होने चाहिए? आपने बनाया होगा लेसन प्लान प्रस्तावना कौशल, तो प्रस्तावना में कैसे क्वेश्चन होने चाहिए? विषय वस्तु के जटिल कठिन हो गया, गलत बात है। गृहकार्य भी नहीं, अर्थात कैसे क्वेश्चन होने चाहिए? जो हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित हों, पूर्व ज्ञान पर आधारित हों। तो 24 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी।
अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? मॉन्टेसरी डाल्टन प्रोजेक्ट नाटक। तो मॉन्टेसरी डाल्टन ये तो छोटे कक्षाओं के लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 25 में आंसर मिलेगा प्रोजेक्ट मेथड, सी ऑप्शन इसका सही होगा। श्रव्य दृश्य या दृश्य श्रव्य साधनों से संबंधित खोज के आधार पे सत्य क्या है? सत्य कथन आपको यहाँ पे निकालना है, मतलब एक ही सत्य होगा या फिर सभी सत्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, पहला कहा जा रहा है हम स्मरण रखते हैं 30% जो हम देखते हैं, मतलब जो हम देखते हैं उसका 30% चीज़ें याद रह जाती हैं, बाकी हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं, नई चीज़ें फीड होती जाती हैं हमारे स्कीमा में। हम स्मरण रखते हैं 50% जो हम सुनते हैं, सही बात है। ये भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अंतर्गत ही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। हम स्मरण रखते हैं कि 90% उसका जिसमें हम सक्रियता पूर्वक विचार विमर्श करते हैं उसका 90%, मतलब जिसमें हम ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम सक्रिय रहते हैं, उसको हम 90% तक याद रखते हैं। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड, फिल्म खंड। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, तो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं प्रक्षेपित सामग्री होती क्या है और क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, क्या क्या नहीं आता है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को महत्व अधिक देंगे? पहली बात तो बहुभाषिकता को हमें संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में, ना कि इसको नकारात्मक। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कक्षा में बहुभाषिकता से क्या आशय है? तो ऐसी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे की घर की भाषा का सम्मान किया जाए वो होती बहुभाषिक। यहाँ पे लेकिन बहुत सांस्कृतिक था। ठीक है, चलिए मिल गई आपको जानकारी उससे भी संबंधित। बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किसको महत्व देंगे? तो आपको अलग ही ऑप्शन दिख रहा होगा, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करेंगे या फिर बच्चों को ज़्यादा अवसर देंगे। वैसे यहाँ पे डी भी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन जब बात बच्चों की आ गई तो हमें बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा के हिसाब से बच्चों को ज़्यादा वरीयता देना है, अधिक से अधिक अवसर देना है प्रयोग के। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? ईश्वर को हम ईश्वर कह रहे हैं, स्वरागम, स्वर भक्ति, स्वर लोप या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, तो ये होता है स्वर लोप, ईश्वर को ईश्वर कहना, क्योंकि स्वर का लोप हो रहा है ना। यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। स्वर कौन, यहाँ पे ई का लोप हो रहा है, बड़ी ई को ई पढ़ा जा रहा है, ई, तो स्वर का लोप हो रहा है, वही हो गया स्वर लोप। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, भाषा के व्याकरण की समझ थे केवल समझ थे, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, ये भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले साहित्य की विधा क्या है, जो श्रोता के मनोभावों को प्रभावित करे? पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, कहानी शिक्षण, गद्य शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 31 सही जवाब मिलेगा यहाँ पे पद्य, क्योंकि इसमें श्रोतागण को ज़्यादा आनंद आता है। आनंद कहानी में भी आता है, लेकिन यहाँ पे सुर, लय, ताल, काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो बेहतर ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा। अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए वैयक्तिक वाचन को क्या कहते हैं? सामूहिक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या फिर सस्वर वाचन। क्वेश्चन नंबर 32, तो जो अध्यापक वैयक्तिक वाचन करता है वो समूह में तो करेगा नहीं, करेगा? आप बताइए। उसको सामूहिक वाचन फिलहाल नहीं कहेंगे, भले उस समूह में करे। फिर कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ही मेंशन है कि वैयक्तिक वाचन, तो समूह की बात अपने आप कट जाएगी। अनुकरण, अनुकरण तो तब होता है जब टीचर बोल रहा हो उसके बाद बच्चे उसी को फॉलो करें, वो अनुकरण हो गया। तो वैयक्तिक वाचन को यहाँ पे आदर्श वाचन कहा गया है। जब अध्यापक द्वारा कक्षा में वैयक्तिक वाचन किया जाता है तो वो एक आदर्श वाचन माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चैनल पे न्यू आए हैं, अभी तक हमने कहा नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। हम आपसे ये कहेंगे कि एक बार चेक करिएगा
बेल आइकन आपने ऑन किया है कि नहीं? 3 ऑप्शन आते हैं वहाँ पे, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, सभी क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। नोट्स के लिए ऊपर नंबर है, मैसेज करिए, प्रक्रिया जानिए। क्वेश्चन नंबर 33 आपने पढ़ लिया होगा, इसको हम पहले भी आपको एक क्लास में बता चुके हैं। 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार यहाँ पे ही लिखे हैं, श्रव्य दृश्य अलग अलग कर दें तो श्रव्य दृश्य हो गया, दोनों को एक मिला दे तो तीसरा प्रकार ये हो गया। श्रव्य में कौन सा आएगा? जिसको हम सुन सकें, जैसे रेडियो। दृश्य में कौन सा आएगा? जैसे हम ब्लैक बोर्ड, जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। श्रव्य दृश्य में कौन सा आ जाएगा? जैसे आपका टेलीविजन, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये एग्जाम्पल था। पैनल चर्चा में भूमिका की आवश्यकता नहीं है, किसकी? पैनल चर्चा अगर हमने रखी है तो किसकी आवश्यकता नहीं है? अनुदेशक की, अध्यापक की, अध्यक्ष की, श्रोतागण की। क्वेश्चन नंबर 34, तो पैनल चर्चा के अंतर्गत अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी क्या महसूस करते हैं? समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें देखना है, हो सकता है इससे भी बेहतर कोई ऑप्शन आपको मिल जाए। दूसरा ऑप्शन है समय सीमा के भीतर पाठ्यपुस्तक को पूर्ण करना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमें पूरा कंप्लीट ही कराना हो। बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय, ये जिम्मेदारी है कि जितने भी स्वरूप और प्रयोग हैं उसको हम बच्चे को बताएं कि भाषा के अंतर्गत कहानी, कथा भी होता है, नाटक भी होता है, उपन्यास भी होता है, तो हम विभिन्न स्वरूपों को परिचित कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, बाकी की जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो करीबी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे लगाना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षणों का उद्देश्य क्या है? कंठस्थ कराना क्या इसका सही उत्तर होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब आंसर इसका करिए, आप पढ़िए क्वेश्चंस के ऑप्शन। सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, साइंस और सोशल साइंस के वीडियोस देखना चाह रहे हैं, चैनल का नाम है एग्जाम लवर, वहाँ पे भी हमारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो साइंस, सोशल साइंस, जीएस की तैयारी के लिए आप एग्जाम लवर को यूट्यूब में सर्च करें और सब्सक्राइब करें। 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करना व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, केवल, तो केवल वाला पहले ही काट देते हैं हम, ट्रिक हमने आपको बता रखी है। जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो ये भाषा की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, व्याकरण का हिस्सा है, नो डाउट। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन ये क्या करता है, जब हम कुछ बता रहे होते हैं, कुछ अपनी अभिव्यक्तियों को, अगर उसमें हम कहीं मुहावरे का प्रयोग कर देते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। डाल डाल कहीं पात पात, खोदा पहाड़ निकली चोहिया, कुछ बात कर रहे हैं, ये बोल दिया तो प्रभावशाली हो गया हमारा। कवियों की यही खास पहचान होती है। एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, भाषा एक अर्जित योग्यता है, या फिर भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, भाषा नियमों की जानकारी से ही निकलती है। देखिए, विद्यालय में ही सिर्फ सीखी जाती है क्या? घर में नहीं सीखते, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सदैव वाला ऑप्शन, हमेशा लिखा हो, सदैव लिखा हो, गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या बचा? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क, और इसका कमेंट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे। यहाँ पे ईवीएस की जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है, इसमें 4 पार्ट है, पूरी ईवीएस उसमें कवर हो जाएगी। उसका लिंक दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक करें और ईवीएस की बेहतरीन तैयारी करें। ईवीएस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया आपने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नीचे कुछ लिंक आ रहे होंगे, उनको भी आप क्लिक करके देखें।